फिल्म की शुरुआत में जंगल में एक शिकारी को दिखाया जाता है। वो तालाब के किनारे खड़े एक हिरन का शिकार करने के लिए तालाब के किनारे जाता है और धनुष लेकर वहीं बैठ जाता है। पर इससे पहले कि वो हिरन पर तीर चलाता, तालाब से किसी रहस्यमयी प्राणी का हाथ निकलकर उस शिकारी को तालाब के अंदर खींच लेता है। अगले सीन में उसी राज्य के राजकुमार जॉन को दिखाया जाता है। उसके जन्मदिन के मौके पर दासी उसे तैयार कर रही होती है। उसी वक्त राजकुमार जॉन की माँ वहाँ आती है और जन्मदिन के मौके पर उपहार के रूप में उसे एक सुनहरी बॉल देती है। तो राजकुमार जॉन उनके साथ वो बॉल खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जन्मदिन का उत्सव शुरू होने वाला होता है, इसलिए जॉन अपने पिता के दरबार में उन्हें बुलाने जाता है। उस समय राजा एडवर्ड दरबार में दो किसानों की आपसी झगड़े की सुनवाई कर रहे होते हैं। एक किसान की बकरी ने दूसरे किसान के खेत की सलजम खा ली थी, तो राजा पहले किसान से कहता है, सजा के तौर पर ये तुम्हारी बकरी काट कर खा सकता है। ये सुनकर पहला गरीब किसान कहता है, महाराज ये कैसा न्याय हुआ? उस बकरी का दूध बेचकर ही मेरे परिवार का गुजर बसर होता है। राजा कहता है, मेरे कानून के हिसाब से यही तुम्हारी सजा है। दरअसल राजा बहुत मतलबी और कंजूस होता है। दरबार में खड़ा राजकुमार जॉन जब अपने पिता का ऐसा फैसला सुनता है तो वो उनसे कहता है, ये गलत है पिताजी। इस पर राजा एडवर्ड उससे कहते हैं, तुम इन छोटे लोगों की परवाह मत करो, इनकी परेशानी से हमारा क्या लेना देना। वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो जश्न मनाएं। इसके बाद राजकुमार के जन्मदिन का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें उसे कई सारे उपहार मिलते हैं। राजा उपहार के तौर पर राजकुमार को एक घोड़ा दिलवाता है, तो रानी उनसे कहती है, जॉन अभी छोटा है, उसको अभी इसकी जरूरत नहीं है। इस पर राजा कहते हैं, इसे जल्दी से जल्दी बड़ों की तरह बनना होगा। ये कहकर वो जॉन को घोड़े पर बिठाते हैं। तभी घोड़े पर सवार शूरवीर नाम से मशहूर एक घुमक्कड़ योद्धा वहां आता है। उसकी ताकत के चर्चे चारों ओर फैले थे, इसलिए राजा थोड़ा सहम जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? शूरवीर कहता है, राज्य के जंगल में आए दिन कई शिकारी गायब हो रहे हैं। जो भी रहस्यमयी प्राणी ये कर रहा है, आप उसे पकड़वाते क्यों नहीं? स्वार्थी राजा कहता है, उस रहस्यमयी प्राणी को आज तक किसी ने नहीं देखा। मैंने एक दो बार उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे थे, पर वो सैनिक वापस नहीं लौटे और अब उस मामले में मैं अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। इसलिए मैंने उस जंगल में जाने पर काफी पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है और अगर कोई उस जंगल में जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर शूरवीर उनसे कहता है, मेरी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा और मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, लेकिन आपको मुझे इनाम देना होगा। कंजूस राजा जल्दी से जल्दी शूरवीर को वहाँ से हटाना चाहता है, इसलिए उससे कहता है, पहले उस रहस्यमय प्राणी को पकड़ना तब आना। अब शूरवीर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शूरवीर अपने दो आदमियों के साथ जाल और हथियार लेकर प्रतिबंधित जंगल के अंदर जाता है और जंगल के रहस्यमयी प्राणी को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंच जाता है। वहां उन्हें किसी शिकारी का धनुष पड़ा हुआ दिखता है, तो शूरवीर का एक आदमी उसे उठाने तालाब के किनारे जाता है, लेकिन उसी वक्त तालाब से एक हाथ निकलकर उसे अंदर खींच लेता है। ये देखकर शूरवीर हंसता है और अपने आदमी से कहता है, वो प्राणी इसी तालाब के अंदर ही है, जाल लगाओ। फिर वो अपने दूसरे आदमी के साथ मिलकर तालाब में जाल लगाने लगता है। आखिरकार कुछ देर की मशक्कत के बाद तालाब के अंदर का वो रहस्यमयी प्राणी उनके जाल में फंस जाता है। अगले दिन राजा एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो एक पुतले पर तलवार चलाकर राजकुमार को तलवारबाजी के बारे में बता रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं, जंगल के उस प्राणी को हराने के लिए तुम्हें कुशल योद्धा बनना पड़ेगा। इसी दौरान शूरवीर अपने आदमियों के साथ जाल में फंसे उस आदमी को वहां लेकर आता है और कहता है, महाराज मैंने उसे पकड़ लिया है। जाल के अंदर छटपटा रहे उस प्राणी को देखने के लिए वहां प्रजा इकट्ठा हो जाती है। जाल के अंदर का वो बूढ़ा आदमी राजकुमार और राजकुमार उस बूढ़े को काफी ध्यान से देखते हैं। शूरवीर राजा से कहता है, हमने इसे पकड़ लिया है, इसलिए हमें हमारा इनाम चाहिए। मंत्री के कहने पर सैनिक उस बूढ़े आदमी को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं और कंजूस राजा शूरवीर से कहता है, कैसा इनाम? उस जंगल में जाने पर प्रतिबंध था, तुमने वहाँ जाकर कानून तोड़ा है, इसलिए तुम्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। राजा का मतलबीपना देखकर शूरवीर काफी हैरान और नाराज होता है, जबकि राजकुमार जॉन राजा से कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? तो राजा कहता है, ठीक है, क्योंकि इसने उस जंगली प्राणी को पकड़ा है, इसलिए इसे प्रतिबंध तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, पर कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। राजा के इस रवैये से नाराज शूरवीर राजकुमार को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और राजा से कहता है, जल्दी से मेरा इनाम लाओ। अपने बेटे को खतरे में पड़ा देखकर रानी फौरन मंत्री की टोपी निकालकर उसमें रखी असरफिया शूरवीर को दे देती है। असरफिया पाकर शूरवीर अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है। तभी राजा का सेनापति वहां का राजा से कहता है, मैंने उस जंगली प्राणी को एक पिंजरे में कैद कर दिया है, ये रही उसकी चाबी। तो राजा वो चाबी ले लेता है और प्रजा के सामने घोषणा करता है कि जो भी उस जंगली प्राणी का पिंजरा खोलने की गलती करेगा उसे मृत्युदंड की सजा मिलेगी। पर आज से जंगल जाने पर लगा प्रतिबंध हटाया जाता है, इसलिए अब आप लोग वहां जा सकते हैं। इस बात से जनता बहुत खुश होती है।
अगले दिन जब राजकुमार जॉन अपनी माँ के साथ किले के अंदर सुनहरी बॉल खेल रहा होता है तो उसे जंगल से पकड़े गए उस बूढ़े आदमी के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने उसे जंगली आदमी के पास जाने से रोका था, इसलिए वो जानबूझकर बॉल को उस तरफ उछाल देता है जहाँ तहखाने तक जाने का रास्ता होता है। फिर वो बॉल लाने के बहाने उधर जाता है और बॉल उठाकर चुपके से तहखाने के पिंजरे में बंद बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। हालांकि रानी को ये सब नहीं पता चल पाता। तहखाने में जॉन उस बूढ़े से पूछता है, तुम कौन हो और जंगल में जाने वाले शिकारियों के साथ क्या करते हो? बूढ़ा उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और पिंजरे से हाथ बाहर निकालकर जॉन की बॉल ले लेता है। तो जॉन उससे कहता है, ये मेरी माँ का खास उपहार है, इसे वापस करो। बूढ़ा कहता है, अगर ये बॉल चाहिए तो पिंजरा खोलो। इस पर जॉन कहता है, पिताजी ने इसे खोलने से मना किया है। वहीं बाहर रानी जॉन को ढूंढते हुए उसे पुकार रही होती है, तो उनकी आवाज सुनकर जॉन तहखाने से बाहर चला जाता है। रात में रानी उससे पूछती है, तुम्हारी बॉल कहाँ गई? जॉन कहता है, वो किले के अंदर ही कहीं गुम हो गई है, पर मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा। फिर सबके सो जाने के बाद जॉन एक सेब लेकर फिर से पिंजरे में कैद बूढ़े के पास जाता है और उसे सेब देकर कहता है, मेरी बॉल अब मुझे वापस कर दो। बूढ़ा सेब ले लेता है और फिर से उससे कहता है, अगर बॉल चाहिए तो मुझे पिंजरे से आजाद करो। जॉन कहता है, इस पिंजरे की चाबी पिताजी के पास है। इस पर बूढ़ा कहता है, तो किसी तरह वो चाबी लाओ। ये सुनकर जॉन वापस लौट जाता है। अगले दिन राजा रानी के साथ जंगल घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रानी उनसे कहती है, आप भ्रमण करने मुझे अपने साथ क्यों ले चल रहे हैं? राजा कहते हैं, ताकि प्रजा को ये पता चले कि अब जंगल में कोई भी खतरा नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी अपने बेटे से कहती है, हम लोग शाम तक लौटेंगे, इसलिए तुम दासी के पास ही रहना। वो दासी से भी कहती है कि जॉन को कहीं इधर उधर मत जाने देना। दासी कहती है, जी महारानी। तो अब रानी राजा के साथ जंगल के भ्रमण पर निकल जाती है, लेकिन उससे पहले जॉन राजा के पास से पिंजरे की चाबी निकाल लेता है। शाम होने पर उसकी देखभाल करने वाली दासी की आंख लग जाती है, तो मौका देखकर वो चुपके से तहखाने के भीतर जाकर पिंजरा खोल देता है और बूढ़ा पिंजरे से बाहर आकर उसे उसकी बॉल वापस कर देता है। काफी प्यासा होने की वजह से वो बूढ़ा वहाँ एक बाल्टी से पानी पीता है। ये देखकर जॉन उससे कहता है, अब तुम पिंजरे के भीतर वापस जाओ, क्योंकि मेरे पिता ने पिंजरा खोलने वाले के लिए मृत्यु दंड का ऐलान किया है। जॉन की बात सुनकर वो बूढ़ा उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और किले से बाहर जाने लगता है। तो दो पहरेदार उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर वो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है और जॉन को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। रात में जब रानी राजा के साथ वापस महल लौटती है तो दासी उन्हें बताती है, राजकुमार कहीं चले गए हैं। ये सुनकर रानी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वो किले में उसे ढूंढने लगती हैं। इस दौरान उन्हें जमीन पर पड़ा उसका सुनहरा बॉल मिलता है। राजकुमार के वियोग में उसकी माँ दुख से व्याकुल हो जाती है, तो राजा उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर जंगल में किसी अज्ञात जगह पर बूढ़े ने जॉन को पेड़ों के झुरमुट में रखा हुआ होता है। वहाँ जॉन बूढ़े से पूछता है, तुम आखिर हो कौन और मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाए हो? तो बूढ़ा उसे बताता है, मैं वन संरक्षक हूँ, मेरा काम वन और उसके प्राणियों की रक्षा करना है। तुमने कहा था कि पिंजरा खोलने वाले को मौत की सजा मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि तुम वहाँ नहीं रुक सकते थे। जॉन कहता है, पर मैं यहाँ क्या करूंगा? बूढ़ा कहता है, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। तो जॉन उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद बूढ़ा उसे जंगल के कुछ खास पौधों के बारे में बताता है और फिर उसे जंगल में मौजूद एक छोटे कुंड के पास ले जाकर कहता है, तुम्हें यहाँ इसकी रखवाली करनी है, ताकि कोई भी चीज इस कुंड के सुनहरे पानी में गिरकर इसे दूषित न कर पाए, क्योंकि इस कुंड का सुनहरा पानी बेहद खास है। जॉन कहता है, मुझे ये काम कब तक करना पड़ेगा? बूढ़ा कहता है, जब तक मैं वापस न लौट आऊं। ये कहकर बूढ़ा कहीं गायब हो जाता है। तो जॉन कुंड के पानी की रखवाली करने लगता है, पर कुछ ही घंटों में वो बोर हो जाता है और अपना अंगूठा कुंड के सुनहरे पानी में डुबा देता है। इससे जोर की चमक होती है और उसका अंगूठा सोने का बन जाता है। तभी बूढ़ा वहाँ प्रकट होता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस पानी में कुछ भी नहीं गिरना चाहिए। जॉन कहता है, माफ करें। फिर रात होने पर जॉन झुरमुट के बीच ही सो जाता है। अगली सुबह बूढ़ा उसे जगाता है और उसके सोने के अंगूठे में कपड़े की एक टोपी लगा देता है और कहता है, इसे कभी भी उतारना मत। जॉन कहता है, ठीक है। तो अब बूढ़ा उसे फिर से जंगल और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देता है और उसे वापस से कुंड की रखवाली पर बिठाकर चला जाता है। कुछ घंटे की रखवाली के बाद जॉन को झपकी आने लगती है और उसके कुछ बाल कुंड के सुनहरे पानी में छू जाते हैं। इससे वहाँ तेज चमक होती है और उसके उतने बाल सोने के बन जाते हैं। अब फिर से बूढ़ा प्रकट होता है और कहता है, ये काम काफी सावधानी का है, लो ये टोपी पहन लो, इससे तुम्हारे सुनहरे बाल नहीं दिखेंगे। धीरे धीरे गुजरते दिन के साथ बूढ़ा उसे जंगल और वनस्पतियों के बारे में काफी कुछ सिखा देता है। फिर एक दिन जॉन बूढ़े से कहता है, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अपने पिता के राज्य में तो नहीं जा सकता, इसलिए कहीं और जाऊंगा। बूढ़ा कहता है, ठीक है जाओ, बस अंगूठा और बाल ढक कर रखना, और अगर कभी मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो यहाँ तालाब के पास आकर मुझे 3 बार पुकारना। जॉन कहता है, ठीक है। तो अब बूढ़ा उसके सामने ही तालाब के अंदर जाने लगता है, पर उसके पहले वो पलटकर जॉन से कहता है, एक दिन तुम सुनहरा सेब पकड़ोगे
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉन पूछता है इसका क्या मतलब हुआ। बूढ़ा कहता है वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर वो तालाब में समा जाता है और जॉन जंगल से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है और वहाँ एक गरीब की तरह जीवन जीते जीते बड़ा हो जाता है। पर वो अब भी सिर और अंगूठा ढकने के लिए टोपी पहनता था। एक दिन भूख लगने पर जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो पीछे के रास्ते से राजा के किले में बनी रसोई के पीछे जाता है। कुत्तों के लिए डाला गया भोजन उठाकर खाने लगता है, लेकिन तभी मुख्य बावर्ची वहां आता है और उससे कहता है काफी भूखे लग रहे हो तुम, चलो आज से मेरी रसोई में काम करो, तुम्हें वहां रहने खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। जॉन जो कि भूखा और बेरोजगार था इसके लिए तैयार हो जाता है और बावर्ची के बताए रसोई के सारे काम करने लगता है। उसकी रोज की मेहनत और लगन देखकर बावर्ची काफी खुश होता है। एक दिन दोपहर में जब बावर्ची और रसोई के बाकी कर्मचारी खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ अकेले बैठकर जॉन भी अपना सूप पीने लगता है, पर वो अपने सूप में कुछ पत्तियां डालकर पीता है। ये देखकर मुख्य बावर्ची उसके पास आता है और उसके सूप को अपनी उंगली में लगाकर चखता है। उसे उस सूप का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो जॉन से पूछता है तुम भी वही सूप पी रहे हो जो हम लोग? फिर ये कौन सी पत्तियां हैं जिनको डालने से सूप इतना स्वादिष्ट बन गया है? इस पर जॉन उसे रसोई के पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाता है और वहां लगी वो वनस्पति की पत्तियां दिखाता है। बावर्ची पूछता है तुम्हें वनस्पतियों के बारे में ये सब कैसे पता चला? तो जॉन उससे बस इतना ही कहता है कि एक पुराने दोस्त से। बावर्ची कहता है ये वनस्पति कमाल की है, इसलिए एक बाल्टी में भरकर इसे रसोई के अंदर ले आओ। तो अब जॉन वो पत्तियां तोड़ने लगता है। तभी राजा की बेटी राजकुमारी एलिना वहाँ के बगीचे में एक वनस्पति वैज्ञानिक के साथ आती है। वो वनस्पति वैज्ञानिक उन्हें वनस्पतियों के बारे में जानकारी दे रहा होता है। एलिना थोड़ी दूरी पर बैठे जॉन को देखती है और जॉन एलिना को, पर राजकुमारी होने की वजह से जॉन अपनी निगाह हटा लेता है। थोड़ी देर बाद वो मसाले वाले पत्तियों से भरी बाल्टी लेकर रसोई में जाता है और फिर बावर्ची अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर वो पत्ती डालकर राजा और उसके परिवार के लिए सूप बनाने लगता है। जबकि जॉन थका हुआ होता है इसलिए वो सब्जियों पर लेटकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी उसे जगाता है और बावर्ची उसे रसोई के बाहर बगीचे में ले जाकर उससे कहता है मैं इतने दिन से सूप बना रहा हूँ पर राजा ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। आज का सूप उन्हें बहुत पसंद आया है और वो सिर्फ सूप ही पी रहे हैं, वो सूप को स्वादिष्ट बनाने वाले से मिलना चाहते हैं। ये कहकर बावर्ची जॉन को बगीचे में भोजन कर रहे राजा के सामने ले जाता है और उनका अभिवादन करता है। राजकुमारी ने तो जॉन को पहले ही बगीचे में देखा था और वो उसे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो राजा से उसकी तारीफ करती है। जबकि राजा का मंत्री इशारे से जॉन को राजा के सम्मान में अपनी टोपी उतारने के लिए कहता है, पर जॉन को अपना सुनहरा बाल छिपाना था इसलिए वो अपनी टोपी नहीं उतारता। इससे मंत्री को लगता है कि जॉन राजा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसलिए वो सैनिकों से उसे पकड़कर जबरदस्ती उसकी टोपी उतारने के लिए कहता है। तो सैनिकों की पकड़ से बचने के लिए जॉन इधर उधर कूदता फांदता है, यहाँ तक कि बचने के चक्कर में वो राजा के खाने की मेज पर चढ़ते हुए रसोई के अंदर भाग जाता है। ये देखकर मंत्री उसे पकड़ने के लिए सैनिकों को उसके पीछे भेजता है। हालांकि राजकुमारी एलिना ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। उधर जॉन रसोई के बावर्ची के साथ रसोई के पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है और उनसे कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस अपनी टोपी नहीं उतारना चाहता था, पर अब राजा के सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं। बावर्ची कहता है कोई बात नहीं, तुम दीवार के बगल छिप जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। जॉन के छिपते ही सिपाही वहां आकर बावर्ची से पूछते हैं कहाँ गया वो? बावर्ची कहता है वो जंगल की ओर भाग गया। ये सुनकर सिपाही वहां से चले जाते हैं। तो अब दीवार के पास छिपा जॉन बाहर आता है। बावर्ची उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, महल का माली मेरा दोस्त है, तुम उसके साथ जाकर काम भी कर सकते हो और वहाँ रह भी सकते हो। जॉन कहता है पर कहीं राजा को पता चल गया तो? इस पर बावर्ची कहता है राजा को इतना वक्त कहाँ कि वो अपने खेतों या माली के घर जाए। ये सुनकर जॉन बावर्ची को धन्यवाद देता है और राजा के माली के पास जाकर काम करने लगता है। माली के साथ भी जॉन पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। इससे धीरे धीरे वो माली और उसके परिवार से घुल मिल जाता है। रोज की तरह मालिन एक दिन खेतों में काम कर रहे अपने परिवार और जॉन के लिए खाना लाती है। खाना खाते वक्त जॉन माली से कहता है मेरे पास कुछ खास जंगली फूलों के बीज हैं। माली कहता है उन्हें तुम मेरी क्यारी में बो दो। तो अगले दिन जॉन फूलों के बीज को बो देता है। कुछ ही दिनों में वो पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें खूबसूरत फूल निकल आते हैं। एक दिन फूलों को पानी देकर जॉन बाउंड्री की दीवार पर बैठकर आराम करने लगता है। गर्मी लगने और आसपास किसी के ना होने पर वो अपनी टोपी निकाल देता है। इससे धूप में उसके सुनहरे बाल चमकने लगते हैं। उसके बालों की चमक महल की दूसरी मंजिल पर राजकुमारी के कमरे में जाती है तो खिड़की से नीचे झांकने लगती है। राजकुमारी को देखकर जॉन जल्दी से अपनी टोपी पहन लेता है। उसे लगता है राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और वो राजा से बता देगी, पर राजकुमारी उसे पसंद करती है इसलिए वो ऐसा नहीं करती और जॉन से कहती है मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरे कमरे में आओ। राजकुमारी की बात मानकर जॉन फूल लेकर राजकुमारी के कमरे तक जाता है तो राजकुमारी अपने गार्ड को जाने के लिए कहकर जॉन को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे कहती है तुम उस दिन भागे नहीं और यहाँ आकर काम करने लगे। जॉन कहता है मैं माली के हर काम में उसकी मदद कर रहा हूँ। ये लीजिए
लीजिए आपके मंगाए हुए फूल। फूल लेकर राजकुमारी जॉन की टोपी उतारकर अंदर की ओर भागती है तो जॉन अपनी टोपी पाने के लिए उनके पीछे जाता है और उन्हें पकड़कर अपनी टोपी ले लेता है। इससे राजकुमारी थोड़ा शर्मा जाती है तो जॉन उनसे माफी मांगता है। इस पर राजकुमारी कहती है कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारे फूलों के लिए एक सोने का सिक्का। जॉन कहता है मुझे सोने का सिक्का नहीं चाहिए तो राजकुमारी कहती है रख लो, अब से तुम रोज मेरे लिए फूल लाना। जॉन को धन का लालच नहीं होता इसलिए वो बाहर जाकर सोने का सिक्का माली के छोटे बेटे को दे देता है। जॉन भी राजकुमारी को पसंद करने लगा था पर वो यहाँ माली का काम करता था इसलिए अपनी भावनाओं को दबा लेता है। अगले दिन अपने कमरे के सामने बालकनी पर खड़ी राजकुमारी जब लकड़ी का बोझ ढो रहे जॉन को देखती है तो फिर से उससे फूलों का गुलदस्ता लाने को कहती है तो ना चाहते हुए भी वो फिर से फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके कमरे में जाता है। वहाँ राजकुमारी उससे कहती है तुम डरते हो कि कहीं मेरे पिता तुम्हें गिरफ्तार न करवा दें, पर इस समय वो राज्य पर आई एक बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। जॉन पूछता है कैसी मुसीबत? राजकुमारी कहती है किसी सूरवीर ने आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वो बहुत क्रूर और ताकतवर है और किसी को नहीं छोड़ता। जल्दी ही वो अपने गिरोह के साथ हमारे राज्य पर भी हमला करेगा, इसलिए मेरे पिता उससे युद्ध लड़ने जाने वाले हैं। ये सुनकर जॉन राजकुमारी के कमरे से बाहर आता है। अब क्योंकि वो शूरवीर को पहले से जानता था इसलिए रात होने पर वो सेनापति और उपसेनापति के पास जाता है और उनसे कहता है इस लड़ाई में मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। तो सेनापति उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है वो एक खतरनाक योद्धा है, बगीचे का कोई कीड़ा नहीं। इस पर जॉन चुपचाप अस्तबल में जाकर एक घोड़ा लेता है और उस पर सवार होकर सुबह होते होते जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ वो तालाब के किनारे खड़े होकर 3 बार बूढ़े को पुकारता है। इधर राजकुमारी माली के घर जाती है और उससे कहती है जॉन कहाँ है, आज वो मेरे लिए फूल लेकर क्यों नहीं आया? माली कहता है पता नहीं, वो बिना बताए कहीं चला गया है। कुछ दिनों से वो थोड़ा अजीब हो गया था। एक दिन उसने मेरे बेटे को एक सोने का सिक्का भी दिया, उम्मीद है कि वो उसने चुराया ना हो। राजकुमारी कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो सिक्का मैंने ही उसको फूलों के बदले दिया था। अगले सीन में वन संरक्षक को जॉन के पास प्रकट होते हुए दिखाया जाता है। वो जॉन से पूछता है इतने सालों बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? जॉन कहता है शूरवीर ने आतंक मचा रखा है, समय आ गया है उसे रोकने का। तो बूढ़ा कहता है ठीक है और वो अपनी प्राकृतिक शक्तियों से जॉन के शरीर पर योद्धाओं वाली लाल रंग की पोशाक और कवच प्रकट करता है। इसके अलावा वो उसका साथ देने के लिए कुछ घुड़सवार योद्धाओं को भी प्रकट करता है। तो अब जॉन घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के साथ शूरवीर का मुकाबला करने निकल पड़ता है। अगले दिन महल के अपने कमरे में बैठी राजकुमारी को दिखाया जाता है। वो फूलों को देखकर जॉन को याद कर रही होती है। तभी घोड़े पर सवार होकर राजा का एक दूत घायल हालत में किले के अंदर दाखिल होता है। चूंकि उस समय सारे सिपाही और राजा युद्ध पर गए हुए होते हैं इसलिए महल के कर्मचारी दूत को घोड़े से उतारते हैं। राजकुमारी भी उसके पास आती है और पूछती है युद्ध में क्या हुआ और मेरे पिता कहाँ हैं? दूत कहता है राजा और उनकी सेना ने बड़ी ही बहादुरी से शूरवीर और उनके आदमियों से लड़ाई की, लेकिन शूरवीर ने हमारे कई सैनिकों को मार दिया और कईयों को घायल कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हमारे राजा को मार पाता वहाँ लाल पोशाक और हेलमेट पहना हुआ एक योद्धा अपने साथियों के साथ आया और शूरवीर और उसके आदमियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने और उसके साथियों ने शूरवीर के ज्यादातर आदमियों को धराशाही कर दिया। इसके बाद उस लाल योद्धा और शूरवीर में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों जीजान से लड़े, लेकिन लाल पोशाक पहने उस योद्धा ने शूरवीर को हराकर जमीन पर गिरा दिया। उसने तलवार भी उठाई और शूरवीर को मारा नहीं, लेकिन शूरवीर धूर्त था और जैसे ही लाल योद्धा पीछे मुड़ा शूरवीर ने तलवार से उसके पैरों पर हमला करके उसे घायल कर दिया। हालांकि तब तक राजा के सैनिकों ने शूरवीर को बंदी बना लिया। ये सब सुनकर राजकुमारी दूत से पूछती है कि क्या किसी ने उस लाल पोशाक वाली योद्धा का चेहरा देखा? दूत कहता है नहीं, उसने और उसके साथियों ने हेलमेट पहन रखा था। इसके बाद रात होने पर राजा अपने साथियों और बंदी बनाए गए शूरवीर को लेकर अपने किले में वापस लौटता है। पिता को सही सलामत देखकर राजकुमारी उन्हें गले लगा लेती है और कहती है भगवान ने आपको सुरक्षित रखा। राजा कहते हैं हाँ, वो रहस्यमयी लाल पोशाक वाला योद्धा अपने साथियों के साथ देवदूत बनकर आया था। ये सुनकर राजकुमारी को उस योद्धा में काफी दिलचस्पी होती है, इसलिए वो राजा से पूछती है योद्धा कहाँ गया? राजा कहते हैं पता नहीं, वो जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। कोई नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ गया। उसका पैर भी घायल हो गया था। पर मैं जल्दी ही तुम्हारे स्वयंवर की प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। उसमें जो भी तुम्हारा उछाला गया सुनहरा सेब पकड़ेगा उसे सर्वश्रेष्ठ सूरवीर की उपाधि मिलेगी और तुमसे शादी करने का अवसर भी। इसके बाद सभी लोगों के अंदर जाने के बाद जॉन भी घोड़े पर बैठकर अंदर आता है। उसे देखकर राजकुमारी कहती है तुम 2 दिन से कहाँ चले गए थे? जॉन कहता है कुछ जरूरी काम आ गया था। ये कहकर वो लंगड़ाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगता है। राजकुमारी पूछती है तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? जॉन कहता है कुछ नहीं। इससे राजकुमारी को उस पर शक होता है। शाम को राजकुमारी के कहने पर जब जॉन कमरे में उसके लिए फूल लेकर जाता है तो राजकुमारी उससे कहती है मेरे पिता सूरवीरों की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, उसे जीतने वाले से मेरी शादी होगी। उम्मीद है कि लाल पोशाक वाला वो योद्धा भी आएगा। राजकुमारी की बात सुनकर जॉन उनसे कहता है हाँ शायद। राजकुमारी से बात करके जब जॉन नीचे आता है तो उसे किले के भीतर की जेल में बंद शूरवीर की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज सुनकर जॉन उसके सामने जाता है। जॉन को देखकर शूरवीर उससे कहता है वो योद्धा तुम्हें
तुम ही थे ना, पर तुम मुझसे जीते क्योंकि तुम्हारे पास संरक्षक का दिया हुआ कवच था। पर अब उसने वो कवच वापस ले लिया है। वही एक सबूत था ये साबित करने के लिए कि तुम लाल पोशाक वाले योद्धा हो। और अब राजा अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित कर रहा है। तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है वो प्रतियोगिता जीतने का। जॉन कहता है जो भी हो तुम अब जेल में हो मेरी बदौलत। अगले दिन जॉन बूढ़े के पास जाकर लाल पोशाक मांगने की सोचता है, पर तभी उसे बूढ़े की बात याद आती है कि जब मैं सुनहरा सेब पकड़ूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात याद आते ही वो किले में वापस लौटने लगता है। उधर किले में राजा राजकुमारी से कहता है सभी शूरवीर आ गए हैं। राजकुमारी कहती है पर लाल पोशाक वाला वो योद्धा नहीं आया। राजा कहते हैं उसे जाने दो। ये कहकर राजा मंच से घोषणा करते हैं कि जो भी मेरी बेटी द्वारा उछाला गया सुनहरा सेब पकड़ेगा वही उसका वर बनेगा। ये सुनकर सभी शूरवीर सहमति में अपना हाथ उठाते हैं। फिर न चाहते हुए भी राजकुमारी सुनहरा सेब हवा में फेंकती है तो सभी योद्धाओं में उस सुनहरे सेब को पकड़ने की होड़ मच जाती है। इत्तेफाक से उसी वक्त घोड़े पर सवार जॉन जब किले में दाखिल होता है तो वो सेब को पकड़ लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद माली और बावर्ची बहुत खुश होते हैं, पर राजा कहता है ये तो रसोई वाला बदतमीज लड़का है, ये यहाँ क्या कर रहा है। इस पर जॉन उनके सामने जाकर अपनी टोपी उतारकर उनसे कहता है मैं एक राजकुमार हूँ। उसकी बात सुनकर राजा हैरान होकर अपनी बेटी की ओर देखने लगते हैं तो राजकुमारी कहती है मुझे पता चल गया था कि ये साधारण इंसान नहीं है। अब मंच पर बुलाकर राजा सबके सामने उन दोनों की शादी की घोषणा करते हैं, लेकिन इसी दौरान शूरवीर का एक साथी शूरवीर को कारागार से आजाद कर देता है और वो दुष्ट शूरवीर मंच पर आकर राजकुमारी की गर्दन पर चाकू लगा देता है तथा जॉन से कहता है हिम्मत है तो बिना कवच के लड़ो, जो जीतेगा राजकुमारी उसकी होगी। जॉन कहता है ठीक है। तो अब शूरवीर राजकुमारी को एक किनारे करके जॉन से तलवार से लड़ने लगता है। जॉन पूरी ताकत से उससे लड़ता है पर शूरवीर उसे धक्का देकर मंच पर गिरा देता है, लेकिन अब इससे पहले कि वो जॉन को मार पाता जॉन लात मारकर उसे एक कुएं में गिरा देता है। इसके बाद जिस दिन जॉन की शादी होनी होती है उस दिन उसके असली माता पिता भी आकर उससे मिल जाते हैं। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।